हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का टेट पॉसिबल प्रेजेंट्स द करंट अफेयर शो में। इस शो में हम लोग चर्चा करते हैं दिन प्रतिदिन की होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो आज हम देखेंगे दिसंबर 30 के करंट अफेयर्स। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक अनुरोध, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए, जिससे आपको यथा समय हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इसके अलावा आप हमें दिए गए हैंडल्स पर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ में आप वीडियोज़ को लाइक करते चला कीजिए तथा वीडियोज़ को शेयर भी करते रहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारी पहल पहुँच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे सुर्खियां। सबसे पहले 30 दिसंबर की क्या सुर्खियां। सबसे पहले हम आज देखेंगे पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसको बोलते हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसके बाद हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, ये चर्चा में क्यों है। इसके बाद हम देखेंगे भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन न्यूमोसिल, जानेंगे किस लिए बनाई गई है और किसने बनाई है ये। इसके बाद हम चर्चा करेंगे राज्यपाल की भूमिका पर, क्योंकि अचानक में अभी केरल में एक विवाद हो गया है राज्यपाल के साथ में वहाँ की राज्य सरकार का। इसके बाद अंत में हम चर्चा करेंगे वन लाइनर्स के बारे में। तो आज हम वन लाइनर देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिए आप वीडियो। अब सबसे पहले डिस्कशन होगा पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसका पूरा नाम है अगर इंग्लिश में बोले तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, EDFC। ठीक है, EDFC अगर एग्जाम में आ जाता है तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ के बीच अभी खोला गया है, तो ये न्यू भाऊपुर और न्यू खुर्जा खंड इसका भी खोला गया है। ये काफ़ी लंबा स्ट्रेच है। उस स्ट्रेच में से सिर्फ 351 किलोमीटर लंबा खंड अभी खोला गया है। तो अब हम जान लेते हैं इसका उद्घाटन किसने किया। उसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। अगर एग्जाम में आ जाता है कि हाल ही में पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भावपुर और खुर्जा खंड का उद्घाटन किसने किया, तो याद रखना कि PM मोदी ने किया था। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने EDFC के ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर, जो कि प्रयागराज में स्थित है, उसका भी उद्घाटन किया। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पहलू जान लेते हैं। अब हम जान लेते हैं ये पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है क्या। तो ये क्या है, पंजाब में लुधियाना के पास एक सोने वाला जगह है, वहाँ से शुरू होगा और पश्चिम बंगाल के दनकुनी नामक स्थान तक समाप्त होगा। तो ये एक पूरा रेलवे कॉरिडोर होगा। ये जो रेलवे लाइन होगी, इस पर सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियाँ चलेंगी, इस पर पैसेंजर व्हीकल नहीं चलेंगे, पैसेंजर गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इस ईस्टर्न कॉरिडोर जो हमारा है, इसकी कुल लंबाई है 1839 किलोमीटर। ये किन किन राज्यों से होकर गुजरेगा, ये पंजाब, UP, बिहार, हरियाणा और झारखंड से होकर गुजरेगा। और कहाँ खत्म होगा जाके, खत्म होगा जाके पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो याद रखना, देखो पंजाब और हरियाणा, मैंने पश्चिम बंगाल इसलिए नहीं मेंशन किया क्योंकि ऊपर मेंशन है कि यहाँ शुरू के यहाँ खत्म होगा और बीच में कौन से राज्य आएंगे, UP, बिहार, हरियाणा और झारखंड। तो ये जो भाऊपुर था, ये कहाँ स्थित है, तो भाऊपुर UP के कानपुर देहात जिले में स्थित है। जबकि खुर्जा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है, ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। तो अब इस खंड के चालू होने से किन किन जगहों को फ़ायदा होगा, उन जगहों को फ़ायदा होगा जहाँ पे अलग अलग उद्योग स्थापित हो। जान लेते हैं इन दोनों क्षेत्रों के बीच में कौन कौन से उद्योग स्थापित हैं। सबसे पहले कानपुर का पुखराया क्षेत्र, ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये कानपुर का पुखराया क्षेत्र प्रसिद्ध है एल्युमिनियम उद्योग के लिए। फिर अलीगढ़, ये ताले और हार्डवेयर के लिए। खुर्जा पॉटरी के लिए, आप सभी जानते हैं। औरैया डेयरी उद्योग के लिए। इटावा वस्त्र उद्योग और ब्लॉक प्रिंटिंग। हाथरस हींग के उत्पादन के लिए। और फिरोजाबाद, जैसा आप सभी जानते हैं, कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और कांच के बने अन्य उद्योगों के लिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका काफ़ी महत्वपूर्ण, इससे एक क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है एग्जाम में। अगला हमारा करंट अफेयर आज का अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग। ठीक है, ये भी एक सर्टिफिकेशन दिया गया है कुछ समय पहले भारत के 8 समुद्र तटों को। तो अभी 2 दिन पहले वहाँ पे हमारे यहाँ के पर्यावरण मंत्री ने उन समुद्र तटों जिनको ये सर्टिफिकेशन दिया गया था, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, वहाँ पे ब्लू फ्लैग फहराए गए। तो अब कुछ और बातें जान लेते हैं इसके बारे में। क्या है, 8 समुद्र तट कौन से हैं, सबसे पहले समुद्र तट जान लेते हैं, कौन कौन से समुद्र तटों को ये सर्टिफिकेशन मिला हुआ है भारत में। ठीक है ना, सबसे पहला कौन सा है, कप्पड़ केरल। दूसरा गुजरात का शिवराजपुर। तीसरा घोघला दीव दमन दीव में जो पड़ता है। कसरगोड और पदुर बिदरी कहाँ पे हैं, ये दोनों कर्नाटक में। ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश। गोल्डन बीच, ये कहाँ है, ओडिशा में। गोल्डन बीच ओडिशा के पुरी में स्थित है। पुरी याद रखिएगा नाम, पुरी। ठीक है ना, जगन्नाथपुरी जहाँ पे स्थित है वहीं पे ये स्थित है। उसके अलावा अगला क्या है, राधानगर, ये कहाँ स्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे। ठीक है, तो इन 8 समुद्र तटों को भारत में क्या दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया और यहाँ पे हाल ही में ब्लू फ्लैग फहराया गया इन जगहों पर। ठीक है, तो ये जो है, इसके लिए भारत सरकार ने क्या मेहनत की थी कि इनको ये सर्टिफिकेट मिला, तो भारत सरकार ने इसके लिए आई एम सेविंग माई बीच पहल चलाई थी। ठीक है, आई एम सेविंग माई बीच पहल। इसके अलावा क्या चलाई थी, बीच एनवायरनमेंट एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है, ये 2 कार्यक्रम चलाए थे भारत सरकार ने, जिसकी वजह से भारत को ये सर्टिफिकेट मिला है, भारत की 8 समुद्र तटों को। ठीक है, इन बीचेस को। तो ये ब्लू फ्लैग होता क्या है, तो ब्लू फ्लैग क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल है जो समुद्र तटों, मरीनाओं और स्थायी नौका विहार पर्यटन ऑपरेटरों को दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्यों दिया जाता है, इस
जिनको ये मिल जाता है सर्टिफिकेट, वो लोग क्या कहा जाता है कि वो लोग दुनिया के सबसे साफ समुद्र तटों में से एक है। ठीक है, मैंने मेंशन भी किया है कि ब्लू फ्लैग जिनको मिल जाता है समुद्र तटों को, वो दुनिया के सबसे साफ समुद्र तट माने जाते हैं। तो ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कौन देता है भाई? तो ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE द्वारा दिया जाता है। भारत को इस अक्टूबर में हुए कोपेनहेगन सम्मेलन, यहाँ पे कोपेनहेगन में कार्यक्रम हुआ था। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है, वहाँ पे कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पे भारत को ये सर्टिफिकेशन दिया गया, भारत के 8 समुद्र तटों को। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर क्या है हमारी? स्वदेशी वैक्सीन न्यूमोसिल। ठीक है, न्यूमोसिल क्या है? भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। किस लिए? न्यूमोकोल कॉन्जुगेट वैक्सीन बन जाएगी हमारी भारत की पहली। ठीक है, ये किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। मैंने आपको बहुत बार पहले भी करंट अफेयर बताया है कि इसका स्थान याद कर लीजिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में स्थित है। ये निमोनिया की वैक्सीन है। ठीक है, अगर साधारण भाषा में बोलें, ठीक है, तो किस चीज़ की वैक्सीन है? ये न्यूमोनिया की वैक्सीन है। इस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पाथ और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से इस वैक्सीन को विकसित किया। इसकी फंडिंग बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने की थी इस रिसर्च की। ठीक है, तो कुछ खास बातें जान लेते हैं यहाँ पे आगे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जैसा कि मैंने बताया कि ये कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। ये क्या है? विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। ठीक है, आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में आता है कि विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी कौन सी है, तो हमें याद रखना है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है, भारत ही नहीं विश्व की कंपनी है। ठीक है, ये इसके अलावा स्थित कहाँ है? ये पुणे में स्थित है। वर्तमान में इसके CEO कौन है? इसके CEO अदार पूनावाला हैं। ये मैं पहले भी कई बार करंट अफेयर में आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा न्यूमोनिया, जिसकी ये वैक्सीन विकसित हुई है, तो न्यूमोनिया क्या है? तो न्यूमोनिया आपको पता होगा कि ये फेफड़ों का संक्रमण होता है। ठीक है, फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं, इसके बाद कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और ज़्यादातर असर किस पे करता है? ज़्यादातर ये बच्चों पे असर करता है। ठीक है, हमें याद रखना है कि न्यूमोनिया फेफड़ों का संक्रमण है। कैसे फैलता है? बैक्टीरिया और कवक, ठीक है, इनके कारण फैलता है। और ये न्यूमोकोकस, ठीक है, न्यूमोकोकस न्यूमोनिया क्या होती है? सबसे गंभीर न्यूमोनिया होती है। ठीक है, न्यूमोनिया के सबसे गंभीर कारणों में से क्या है? न्यूमोकोकस। ठीक है, अब जान लेते हैं कुछ बार न्यूमोकोकल के बारे में। तो न्यूमोकोकल एक रोग होता है। ठीक है, किस कारण फैलता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया या न्यूमोकोकस नामक बैक्टीरिया के कारण फैलता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूमोकोकल रोग। ठीक, ये कहाँ होता है? छोटे बच्चों को होता है। और उसके कारण क्या होता है? बच्चों में रक्त प्रवाह का संक्रमण हो जाता है, न्यूमोनिया हो जाता है, मेनिंजाइटिस हो जाता है और मध्यकर्ण शोथ, जिसको बोलते हैं मिडिल ईयर इन्फेक्शन, ये सब आम कारण होते हैं। ठीक है, जिसके कारण ये सब फैल जाता है, सब कफ जम जाता है फेफड़ों में, सांस लेने में दिक्कत होती है और अंत में क्या होता है? मृत्यु हो जाती है। तो WHO के अनुसार भारत में बच्चों में होने वाली जो मृत्यु है उसका 15% कारण क्या है? न्यूमोनिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है राज्यपाल की भूमिका हाल ही में चर्चा में क्यों आ गई? क्योंकि हाल ही में केरल के राज्यपाल ने राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों पर चर्चा करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग को खारिज कर दिया है। ठीक है, तो इस वजह से ये काफ़ी विवाद का विषय बन गया केरल में। अब जान लेते हैं यहाँ पे कि हमारे जानने लायक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था। हमारे जानने लायक सबसे पहले राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यपाल क्या है? राज्यपाल के बारे में भारत के संविधान में 153 अनुच्छेद संख्या 162 के बीच उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल की क्या शक्ति है। ठीक है, कैसे उसको नियुक्ति दी जाएगी, क्या उसकी शक्तियाँ हैं। ठीक है, तो मैंने मेंशन किया हुआ है, आप ये देख लीजिए कि 153 से अनुच्छेद 162 के बीच क्या किया गया है? राज्यपाल के कार्यालय संबंधित सभी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा क्या जानने लायक बात हमारे लिए कि राज्यपाल की जो भूमिका होती है राज्य में बिल्कुल राष्ट्रपति के समान होती है। वह राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। इसके अलावा क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है, जो कि वहाँ के राज्य के मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य है। ठीक है, राज्य का मंत्रिमंडल जो भी सलाह देगा राज्यपाल को उसे मानना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या है? वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता है। और क्या जानने लायक बात हमारे लिए कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में काम कर सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। जैसे कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और सत्र के बारे में जान लेते हैं। विशेष सत्र के बारे में कौन कौन से अनुच्छेदों में लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 174 में क्या मेंशन किया गया है कि अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल समय समय पर राज्य विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो कि वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए बुला सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बाउंडेशन है, राज्यपाल बुला तो सकते हैं लेकिन ये तभी बुलाएंगे जब वहाँ का राज्य मंत्रिमंडल उसके लिए उन्हें सलाह देगा, उन्हें कहेगा कि आप बुलाइए। देखा मेंशन 163 में, लेकिन पहले ये बात बोल दी गई कि 163 के तहत राज्यपाल को सदन बुलाने का विशेषाधिकार प्राप्त है, परंतु राज्यपाल को मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करना आवश्यक है। तो यहाँ विवाद का विषय ये हो गया केरल में कि जब वहाँ का राज्य मंत्रिमंडल कह रहा है कि आप
विशेष सत्र बुलाइए, तो आप मना किस हक से कर रहे हैं? ठीक है, काफ़ी विवाद का विषय है। काफ़ी समय से राज्य और केंद्र सरकार के बीच ऐसे विवाद चलते रहे हैं, क्योंकि जो राज्यपाल होता है एक तरीके से केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है राज्यों में। जैसा उसे केंद्र सरकार कहती है वो वैसा ही काम करता है। तो यहाँ पे चूंकि कृषि कानून वो केंद्र सरकार ने बनाए हैं, वो कृषि कानून का विरोध कर रही है केरल सरकार, इस कारण से राज्यपाल इस कदम से पीछे हट रहे हैं। वो राज्य की विधानसभा को सत्र बुलाए जाने पे पीछे हट रहे हैं, नहीं मान रहे हैं इस बात को। चलो आगे जान लेते हैं हम आज के करंट अफेयर, जो कि वन लाइनर्स हैं। वन लाइनर्स में आज क्या देखेंगे? सबसे पहले उत्तराखंड में भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, किस चीज़ का उद्घाटन? भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का। ठीक, ये देखिए पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में किस जगह पे? नैनीताल के हल्द्वानी में। ठीक है, और इसको तैयार किसने किया है? तो इसको तैयार करवाया है पीटर स्मिटसेक। पीटर स्मिटसेक नाम याद रखिएगा, हालांकि नाम इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी में किया गया। पॉलिनेटर पार्क से यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि परागकण पार्क। ठीक है, परागकण आप जानते होंगे, फूलों से मधुमक्खियाँ, तितलियाँ क्या करती हैं? पराग को निकाल के ले जाती हैं। तो उसी के लिए यहाँ पे अवेयरनेस फैलाने के लिए इस पार्क का उद्घाटन किया गया। अगली खबर हमारी क्या है कि पश्चिम बंगाल द्वारा पाड़ा पाड़ा समाधान नामक एक नया शिकायत तंत्र विकसित किया गया है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आता है कि पाड़ा पाड़ा समाधान नामक शिकायत तंत्र या योजना कहाँ पे चल रही है, तो याद रखना है पश्चिम बंगाल में चल रही है। और ये क्या है? इसका मतलब पड़ोस में शिकायत का निवारण। ठीक है, कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि पश्चिम बंगाल सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया है, द्वारे सरकार। ठीक है, सरकार आपके द्वार। तो ये उसी कार्यक्रम का एक स्ट्रेच है, उसी का पूरक है, उसी का एक भाग समझ लीजिए इसे, कि आपकी शिकायत का समाधान बिल्कुल आपके पास में हो जाएगा, आपके द्वार पे ही हो जाएगा। ठीक है, अगली खबर क्या है हमारी कि आंध्र प्रदेश सरकार ने एक योजना चालू की है। क्या योजना है? पेदंदरिकी इल्लू। ठीक है, पेदलंद्रिकी इल्लू, नाम याद रखिएगा, थोड़ा अटपटा नाम है, पेदंद्रिकी इल्लू। इसका मतलब क्या होता है? सभी गरीबों के लिए घर। ठीक है, तो कहाँ चालू की गई योजना? आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी पता है किसी को? मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में जिसको भी पता हो। इसके अलावा 28 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया है। ये नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड क्या है कि जो रुपे कार्ड धारक हैं वो बैंक से कार्ड ले सकते हैं। इसके बाद इस कार्ड को स्वाइप करके आप जहाँ भी, जैसे मेट्रो वगैरह या जहाँ भी कार्ड को स्वाइप करके या टच करके पेमेंट कटाने वाली व्यवस्था होती थी, वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली खबर हमारे देखते हैं। अगली खबर उइगर लोगों पर चीन के प्रतिबंध पर नजर रखने के लिए जापान औपचारिक रूप से 5 आइज नेटवर्क में शामिल हो गया है। ठीक है, और इस नेटवर्क का वो छठा सदस्य बन गया। तो 5 आइज क्या था? 5 आइज एक ऐसा नेटवर्क था जिसमें 5 देश शामिल थे। जिसमें कौन से 5 देश थे? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड। इन देशों का काम क्या था कि चीन ने उइगर, जो वहाँ का मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, उइगर क्षेत्र, उइगर जनजाति को बोलते हैं। ठीक है, शिंजियांग प्रांत पड़ता है चीन के ऊपर, पाकिस्तान से सटा हुआ। वहाँ पे उइगर समुदाय रहता है जो मोस्टली मुस्लिम समुदाय है। ठीक है, तो उस समुदाय पे चीन ने विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए रखे हैं। वहाँ पे अनेक प्रकार के अत्याचार करता है चीन, तो उसी पर नज़र बनाए रखने के लिए इसका आयोजन किया गया था, गठन 5 आइज नेटवर्क का। ठीक है, अगली खबर क्या है? श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज को संरक्षण परियोजना को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2020 यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अगर एग्जाम में आता है कि हाल ही में यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया है, तो हमें याद रखना है अमर सिंह कॉलेज कहाँ स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। अगली खबर क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री, जिनका नाम आप सभी जानते हैं, अमित शाह, उन्होंने क्या किया है? अरुण जेटली स्टेडियम, जिसको हम पहले जानते थे फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के नाम से, जो कि दिल्ली में है, वहाँ पे अरुण जेटली की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। और यह प्रतिमा बनाई किसने है? प्रतिमा बनाई है मूर्तिकार राम सुतार ने। ठीक है, तो राम सुतार के बारे में एक और फैक्ट जान लीजिए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में स्थित है, स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी निर्माण इन्होंने ही किया था। ठीक है, उसके मूर्तिकार भी राम सुतार ही थे। ठीक, अगली खबर क्या है हमारी? मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल के जरीदोजी शिल्प को बढ़ावा देने के लिए राग भोपाली प्रदर्शनी का आयोजन किया है। ठीक है, यह कर रही है, कब से कब तक? ये 26 तारीख से स्टार्ट हुई थी और आज 30 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। किस चीज़ के लिए राग भोपाली आयोजित हो रही है? तो हमें याद रखना, राग भोपाली प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है जारदोजी शिल्प, जो कि भोपाल की प्रसिद्ध है, उसके लिए। ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए। तो ये थे आज के करंट अफेयर। मिलते हैं आपसे कल के करंट अफेयर में। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हम वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए, जिससे आपको यथासमय हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें।